अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब की तरह सोचने से कई सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। चंदर को बहुत ढूंढने पर भी अपनी ज़िंदगी का कोई लॉजिकल अंत नहीं मिलता। उसने थक कर अपने ज़िंदगी के अंत के बारे में सोचना बंद कर दिया और एक और चाय ऑर्डर दे दी। चाय की चुस्की में जैसे पुराने दिन घुले होते हैं, हर एक चुस्की के साथ पुराने दिन उसके अंदर उतर कर उसको बेचैन करने लगे। अब सुधा से ज़्यादा उसको अपने होने वाले बच्चे की याद आती। सुधा हमेशा कहती थी, हमें केवल यादें याद नहीं आती, बल्कि सबसे ज़्यादा वो यादें याद आती हैं जो हम बना नहीं सकते। चंदर अपने मन में अपने बच्चे की शक्ल बनाने लगा। बच्चा किसके जैसा दिखने लगेगा? चंदर हमेशा से चाहता था कि जब भी बच्चा हो, लड़की हो, क्योंकि बच्ची होने पर वो सुधा के बचपन की झलक देख पाता, छू पाता। ये सारी बातें उसको परेशान कर रही थी। तभी उसने देखा कि कैफ़े में पम्मी आई हुई है। पम्मी ने काउंटर पर बैठे लड़के से कुछ बात की। वो चाय बनाने को बोलकर जैसे ही घूमी, चंदर पर उसकी नज़र पड़ी। चंदर को देखकर पम्मी उसकी टेबल पर आई और इतनी सारी किताबें देखते ही बोली, तो इसलिए घर छोड़ आए थे? मुझे खुद नहीं पता किस लिए। तुम्हें क्या लगता है किस लिए छोड़ा होगा घर? इतनी सारी किताबें हैं तो किताबें पढ़ने के लिए ही छोड़ा होगा। किताबें पढ़ने के लिए घर छोड़ने वाले तुम दुनिया के पहले आदमी हो। गुड आइडिया। दिन भर बैठकर बस किताबें पढ़ना और चाय पीना, इतना हो जाए तो लाइफ सेट है। किताबें भी बहुत हो गई और यादें भी। यादें तो इतनी हो गई हैं कि नई यादें बनाने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी वाली रिवाइज करके ही काम चल जाएगा। आजकल ब्रेकअप के बाद घर कौन छोड़ता है यार? ब्रेकअप के लिए नहीं छोड़ा, अपने पागलपन के लिए छोड़ा। क्या पागलपन है तुम्हारा? पता नहीं, ढूंढ रहा हूँ। कहाँ ढूंढ रही हो? किताबों में? अपने आप में। आज घर छोड़े हुए 11 दिन हुए हैं, मिल जाएगा। खैर, तुम यहाँ कैसे? इस कैफ़े का मालिक कैफ़े को बेचना चाहता है। 1 बजे का टाइम दिया था, अभी तक आया नहीं। ये तो बहुत बड़ी जगह है। तुम भी कैफ़े चलाओगी या कुछ और प्लान है? बाय द वे, मैंने तुम्हारी शॉप देखी है। तुम्हारा टूर एंड ट्रैवल का काम है, फिर ये कैफ़े क्यों? अरे तो आए क्यों नहीं तुम? अपना पागल ढूंढने में बिजी था पागलपन को। खैर, तुम्हारा इस जगह को लेकर क्या प्लान है? पम्मी टूर एंड ट्रैवल की क्या कहानी है? तुम्हें मिल गया अपना पागलपन? बाप रे, इतने सवाल एक साथ! घर वाले इतने ही सवाल पूछते थे, इसलिए घर छोड़ दिया था। फिर एक एक करके बता दो। बस एक ही शौक है मेरा, घूमना फिरना। रुड़की में पैदा हुई, पढ़ने में सही थी, तो वहीं से आईआईटी रुड़की में मैंने बीटेक कर लिया। मसूरी ट्रैक करके कई बार आई, बस इसमें मन लग गया। कॉलेज के बाद करीब 5 साल बाद जॉब की। 5 साल तक कई कंट्री गई, सब घूमी। जब इतने पैसे बच गए कि 1 साल काम चल जाएगा, तो यह शॉप ले ली। यहाँ इस कैफ़े में मेरा एक ट्रैवल कैफ़े खोलने का मन है। लोग आएँ, अपनी ट्रिप प्लान करें। होटल में वो फील नहीं आता। मैं चाहती थी ट्रैवल्स यहाँ आकर रुक पाएँ और कुछ दें। मैं उनको ट्रैक पर ले जाऊँ। कभी बाहर का टूर बने तो कोई नया देश घूमाऊँ, कोई नई जगह देखने जाऊँ, नए लोगों से मिलूँ, उनकी कहानियाँ सुनूँ। बस इतना सा पागलपन है। प्यार व्यार नहीं हुआ इस बीच? 2 बार हुआ, घनघोर वाला हुआ। लेकिन यार, मेरे से ये शादी वाला संटियापा बर्दाश्त नहीं होता। पम्मी के बोलते ही चंदर के सामने रखा खाली कप सुधा की याद से भर गया। तभी वहाँ कैफ़े का मालिक आ गया। पम्मी उससे बात करने के लिए दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई। 15-20 मिनट तक उन्होंने कैफ़े को लेकर कुछ डिस्कशन किया। इस बीच चंदर उठकर वहाँ से चल दिया। अपने कमरे में आकर चंदर ने किताब खोल कर रखी और किताब ने चंदर को पढ़ना शुरू कर दिया। अगले 3-4 दिन तक चंदर ने उसी कैफ़े में किताबें पढ़ते और चाय पराठे खाते बिता दिए। खरीदी हुई किताबों में से आधी किताबें चंदर ने पढ़ ली थी। पुरानी अंडरलाइन ने एक बार फिर से चंदर को ढूंढ लिया था। कैफ़े के बहरा अब उसको पहचानने लगे थे। मसूरी की सड़कों में अब चंदर अजनबी नहीं लगता। आते जाते होटल वाला चंदर को जगह बताता रहता। कई बार इंसिस्ट करके धीमी टोन में पूछता भी, सर कोई भी इंतज़ाम करना होगा तो बता दीजिएगा, हमारे यहाँ सब इंतज़ाम रिजनेबल रेट पर हो जाता है। होटल वाला भी अब चंदर के लिए अजनबी नहीं था। वो चंदर को बार बार मोबाइल पर लड़कियों
के फ़ोटो दिखाने की कोशिश करते हुए बताता रहता, सर एक बार देख तो लीजिए, मुंबई की हीरोइनें भूल जाएंगे। चंदर को इसके ऑफर वो हर बार मुस्कुराकर टाल दिया करता। इस बीच चंदर ने अपने घर पर बता दिया कि वो पशन्या केंद्र शिविर में गया हुआ है। उसका फ़ोन कुछ दिन बंद रहेगा, वो लोग परेशान ना हो। इस बीच चंदर ने सुधा को फ़ोन करने की कोशिश नहीं की। गुस्सा जब बढ़ जाता है तो दुनिया को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुस्सा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप अपने आप को झेलना भी मुश्किल हो जाता है। कमाल की बात यह है कि हम अपने आप से चाहे जितना गुस्सा हो जाए, एक सुबह अपने आप सब सही हो जाता है। चंदर को अपने आप से गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। चंदर को अपने आप को झेल पाना मसूरी ने थोड़ा आसान कर दिया था। जैसे जैसे किताबों के पन्ने पलटते जा रहे थे, वैसे ही अगला दिन अपने आप को पलटता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन टहलते हुए चंदर पम्मी की शॉप के बाहर से गुजरा और इस बार वो अंदर चला गया। तुम कैफे कब ले रही हो? उस कैफे में चाय के पैसे देना अच्छा नहीं लगता। काश ऐसा होता। कैफे की डील हो ही नहीं पा रही है। क्यों? उसका ओनर 12 लाख रुपए बोल रहा है। कैफे तो बहुत अच्छा है। हाँ वही तो, मैं डील मिस नहीं करना चाहती। ये सुनकर चंदर चुप हो गया। पम्मी ने चाय के लिए पूछा। चंदर ने चाय के लिए तुरंत हाँ बोल दिया। वो चाय को कभी मना नहीं कर पाता था। चंदर ने पम्मी से उसका कंप्यूटर यूज़ करने के लिए मांगा। चंदर ने अपना ईमेल चेक किया। मेल बॉक्स में दुनिया भर की मेल थी, डॉक्टर बत्रा से लेकर होम लोन तक, लेकिन सुधा का भी एक भी मेल नहीं था। मेल चेक करने के बाद चंदर ने एक कागज का टुकड़ा लेकर कुछ हिसाब किताब किया और बोला, कैफे वाली डील मिस मत करो। नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं? हालांकि मैंने टाइम ले रखा है, बैंक मुझे लोन देगा नहीं। एक बंदे से बात की है, वो बोल रहा है 2 लाख रुपए लेगा और 12 लाख का लोन अप्रूव कर देगा, लेकिन वो बंदा सही नहीं लग रहा। कैफे चलोगी? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कैफे खरीदने जाना हो। कैफे खरीदने भर के पैसे होते हैं मेरे पास, पराठे खिलाने भर के हैं, तो चलते हैं। चलो। गाय से गोभी का पराठा। कैफे पहुंचकर चंदर ने गोभी के 2 पराठे ऑर्डर किए। कैफे में टेरेस के सामने पहाड़ दिखता था। टेरेस में थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा पहाड़ और थोड़ी सी धूप, तीनों एक साथ झांक रहे थे। चंदर ने टेबल पर पड़ी हुई थोड़ी सी धूप को अपने हाथ पर मला और पम्मी से पूछा, क्या नाम सोचा था कैफे का तुमने? पम्मी एंड स्नैक्स तो नहीं सोचा था? नहीं यार, मुसाफिर कैफे नाम सोचा था। मुसाफिर कैफे क्यों? बस ऐसे ही, कोई खास रीज़न नहीं है। जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो लगता है इस दुनिया में हम सब मुसाफिर ही तो हैं। इतनी सीरियस बातें भी करती हो तुम? करती नहीं हूँ, घूमने के बाद ये बातें अच्छे से समझ आ गई। और क्या समझ आया? यही कि हम सबका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर क्या है? क्या है हमारा फ्यूचर? मुझे भी बताओ। हम सब एक दिन या तो धुआं हो जाएंगे या मिट्टी। ये सुनकर सामने रखी चाय की प्याली ने उठकर पम्मी का मुंह चूम लिया। धूप ने बढ़कर पम्मी के चेहरे को छू लिया। पम्मी के माथे के कुछ बाल हवा चलने की खुशी में लहरा कर धूप से खेलने लगे। उड़ते हुए बालों को अपनी याद से पकड़कर चंदर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया, जिस दुनिया में सुधा थी, घर की खिड़की थी, सुबह की धूप थी और चंदर था। चंदर सुधा के माथे को सहलाते हुए, उसके बालों से खेलते हुए कान में फूंक कर नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था। हे लड़की, अब उठ भी जाओ, रोज देर करती हो तुम। आंखें खोल नहीं यार, चिपक गई हैं। रोज चिपक जाती हैं तुम्हारी आंखें, कभी आंखों में कोई सपना नहीं चिपकता? नींद टूट जाएगी, जाओ तुम, बस 5 मिनट दो, सोने दो। उठो, गंदे गंदे सपने देखना बंद करो तुम, समझी? अरे देखने दो, बहुत मस्त सपना चल रहा है। क्या है सपना, बताओ? अरे देखने तो दो पूरा, जितना हुआ है उतना ही बता दो। यार 2 मिनट दो, सोने दो। जाओ चाय बनाओ तब तक। चाय बन चुकी है, उठो अब। सोने मत दो तुम, सपना छूट जाएगा। लाओ चाय। सपना छूट गया या टूट गया? सपने टूटते कम है, छूटते ज्यादा हैं। बहुत तेज चलते हैं सपने, इतने तेज की याद ही नहीं रहती। सपना देखूं क्या करूं? खैर ये सब छोड़ो, चाय
अच्छी बनाते हो तुम। सुबह थोड़ी सी तो तुम्हारी चाय की वजह से भी अच्छी हो जाती है। थैंक्स। थैंक्स बोलकर बात खराब मत किया करो, पहले भी कई बार कहा है। कभी कभी चुप रहना ही काफी होता है। ठीक है यार। कभी हमारी शादी का सपना आया है तुम्हें? कई बार आया है, बस इसी बात का डर लगता है। डर किस बात का? मेरे सपने सच नहीं होते यार। तुम्हें नहीं आते सपने? आते हैं, लेकिन याद नहीं रहते। तुम्हें पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों? ये ऊपर रुका हुआ पंखा देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ। तो उसमें क्या है? क्योंकि शादी के बाद बिस्तर पर लेटने पर ऊपर पंखे की धूल दिखाई देती है, पंखे की हवा नहीं दिखाई देती। तुम पागल हो सुधा, हवा तो ऐसे ही नहीं दिखती। हवा दिखती है। कैसे? प्यार दिखता है? नहीं, मेरा मतलब है हाँ दिखता है प्यार। प्यार भी हवा जैसा होता है, बस शुरू में धूल नहीं दिखती। उधर चंदर की यादों में सुधा उठी और इधर चंदर अपनी दूसरी दुनिया से फिर कैफे में लौट आया। मम्मी सामने टेरेस से खड़े होकर पहाड़ को देख रही थी। चंदर उठकर टेरेस तक गया और मम्मी को बोला, अच्छा नाम है मुसाफिर कैफे। मेरे तो इतने सारे प्लान्स हैं इस कैफे को लेकर। यहाँ ऊपर मैं 4-5 कमरे बनवाती जहाँ लोग आकर रुकते, हर कमरे में पहाड़ दिखता। मैं कोई पैसे नहीं लेती उनसे, जो लोग आते वही खुद बनाते, खिलाते, अपनी कहानियां सुनाते। मैंने सोच लिया है इस कैफे में भी कभी पैसे देकर चाय नहीं पीऊंगा। मतलब? मतलब ये कि जितने रुपए कम पड़ रहे हैं उतने तुम मुझसे ले लो और डील डन करो। तुम अपना कुछ पता नहीं है तुम्हारा कि आगे लाइफ में क्या करना है और मुझे इतने रुपए देने की बात कर रहे हो? हाँ, इसलिए कर रहा हूँ, इससे पहले पूरा मेरा भूत उतर जाए तुम डील डन कर दो। लेकिन तुम मुझे जानते नहीं हो सही से। उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे भी तो सही से नहीं जानती। तुम अपने आप को अच्छे से जानती हो ना, काफी है। क्यों चाहते हो ये कैफे बस फ्री की चाय पीने के लिए? कोई इतने रुपए थोड़ी देता है। जब मैं कॉलेज में था और कोई पूछता था कि लाइफ में सही में क्या करना चाहता हूँ तो हमेशा एक जवाब आता था मेरे दिमाग में कि 40 साल की उम्र में रिटायर होकर किसी छोटी सी जगह पर एक किताब की दुकान खोल लूँगा। कोई किताब खरीदने आया तो ठीक, नहीं आए दिन भर बैठकर चाय पीता रहूँगा, किताबें पढ़ता रहूँगा और आसपास के बच्चों को बुलाकर उन्हें दुनिया भर की कहानियाँ सुनाता रहूँगा। बेसिकली आई वॉन्टेड अ वर्ल्ड ट्रेवल मेड ऑफ बुक्स, चाय, हिल्स एंड रेन्स। इससे ज़्यादा बड़ा कभी सोच ही नहीं पाता था। इस कैफ़े को देखकर मुझे बचपन का अपना वो जवाब याद आता है। इस कैफ़े में एक कोना किताबों का दिखता है मुझे। हाँ, बस एक फ़र्क है, ये 10 साल पहले रिटायर हो गया हूँ। एक कोने में किताबें तो रखने दोगी ना तुम? ये सुनकर पम्मी ने चंदर को अपने पास खींचकर गले लगा लिया और कान में फुसफुसाई, डील डन। सामने का पहाड़ थोड़ा सा खिसक कर आगे आ गया। पम्मी ने चंदर को गले लगा लिया। बैरा चंदर को देखकर मुस्कुरा दिया। चंदर गले लगे लगे पम्मी से बोला, इसी खुशी में पराठा तो खिला दो, बहुत भूख लग रही है और कैफे की पार्टी चाहिए मुझे। जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है वो फैसले जल्दी ले लिया करते हैं। जिस दिन हमको ये समझ में आता है कि यहाँ हमसे में से किसी के पास भी ज़िंदगी के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उस दिन हम अपनी ज़िंदगी का पहला कदम अपनी ओर चलते हैं। बाहर चलते चलते हम करीब करीब भूल चुके होते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है। चंदर ने अपनी ओर चलने वाले इस फैसले को ले से ज़्यादा टाइम कभी नहीं लगाया। कैफे से निकलकर चंदर और पम्मी टूर एंड ट्रेवल के ऑफिस गए। चंदर ने अपने अकाउंट का हिसाब किताब करके बता दिया कि रुपए 2 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पम्मी को अभी यकीन नहीं था कि ऐसा सही में होने जा रहा है। उसने कैफ़े के ओनर को 50,000 देकर डील कंफर्म कर दी। फिर उसने अपनी नोटबुक खोली और चंदर को मुसाफिर कैफ़े का पूरा नया आउटलेट दिखाया। आउटलेट में कैफ़े के ऊपर 3-4 कमरे एक तरफ थे और दूसरी तरफ 2 कमरे का एक अपार्टमेंट जैसा था, जिसकी करीब 500 स्क्वायर फीट की बालकनी थी जो सामने पहाड़ की ओर दिखती थी। कैफ़े के बीच से एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। लेआउट से ये कैफ़े जैसा नहीं, घर जैसा दिखता था। मम्मी ने बताया कि उसने सोचा था कि वो यहाँ रहेगी, रोज सुबह अपनी बालकनी में बैठकर पहाड़ को देखते हुए आराम से चाय पिया करेगी।
बारिश में भीगा करेगी, जाड़ों में शाम को बोन फायर करेगी और दारू पीकर लाइफ के बड़े बड़े झंडे फाड़ देगी। पम्मी को लाइफ को लेकर बड़ा ही सिंपल प्लान था। लाइफ को लेकर प्लान बड़े नहीं सिंपल होने चाहिए। प्लान बहुत बड़े हो जाएं तो लाइफ के लिए जगह नहीं बचती। चंद्र पम्मी की खुशी देखकर खुश था। वो सबसे पहली कॉल सुधा को करके बताना चाहता था कि उसने कैफे का थोड़ा हिस्सा खरीद लिया है। वो चाहता था कि सुधा वहां रहने आ जाए। इस वक्त बस वो सुधा को वापस चाहता था। पहली बार उसको अपनी शादी वादी करके परफेक्ट लाइफ वाली जिद बहुत ही फालतू लगी। पम्मी ने चंद्र को मसूरी क्लब में डिनर पर इवेंट नाइट इनवाइट किया। चंद्र मुसाफिर कैफे वाले आउटलेट में अपना हिस्सा ढूंढने लगा। माँ से मसूरी क्लब। मसूरी क्लब में एक टेबल पर पम्मी और चंद्र का नाम साथ लिखा हुआ था। टेबल पर शैंपेन की बोतल सजी हुई थी। पम्मी ने बहुत हल्का सा मेकअप किया हुआ था और ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। चंद्र ने तैयारी के नाम पर 15 दिन बाद आज शेव किया था और बालों को जेल लगाकर गीला कर लिया था। चीयर्स, क्या बात है, कैंडल लाइट डिनर। थैंक्स पम्मी। चीयर्स थैंक्स वाली कोई बात नहीं है। तैयार होकर तो अच्छी लगती हो तुम। ऐसे नहीं अच्छी लगती, इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अभी लग रही हो। सिर्फ क्योंकि तुमने दाढ़ी सूट करती है तुम पे। पहले ही किसी ने कहा नहीं। नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा। तुम पहली लड़की हो जो ऐसा कह रही हो। चलो अपनी कहानी सुनाओ, घर क्यों छोड़ा? यार मैं बस झेल नहीं पा रहा था। सुधा के साथ करीब 1 साल साथ रह रहा था। उसको 1000 तरह से समझा चुका था कि शादी करने के लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। नौकरी में अच्छा कर रहा था, प्रमोशन भी हुआ, लेकिन लग रहा था कि रोज भागे जा रहा हूँ पर कहीं पहुँच नहीं रहा। तो अपनी पूरी दुनिया से ब्रेकअप करके आए हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। बढ़िया है ना, प्रॉब्लम क्या है? 2-4 ब्रेकअप तो करने ही चाहिए। हाँ, होने ही चाहिए, लेकिन ये ब्रेकअप थोड़ा अलग है। सारे ब्रेकअप एक ही जैसे होते हैं। नहीं, थोड़ा अलग है। क्या अलग है? सुधा 3 महीने प्रेग्नेंट है। ऐसे हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं झेल भी नहीं पा रहा था उसे। प्यार बचा है तुम्हारे बीच में? हाँ, बहुत बचा है। इनफैक्ट बच्चे की बात से तो मैं सबसे ज़्यादा खुश था कि चलो सुधा मान जाएगी। तुमने कभी पूछा नहीं क्यों नहीं करना चाहती वो शादी? हाँ, उसके शादी ना करने के रीज़न सही थे, लेकिन गलत भी नहीं थे। क्या वजह थी, अगर तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुधा अक्सर संडे शाम को उदास हो जाती। जब वो उदास होती तो दारू पीती थी। जब बहुत उदास होती थी तो बिल्कुल भी नहीं पीती थी। बहुत देर तक चुप हो जाती थी और बड़बड़ाने लगती थी। जब हमने साथ रहना शुरू करा तो एक दिन सुधा ने ऐसे ही उदास होकर मुझसे पूछा, तुम्हें कभी किसी की बहुत याद आती है? हाँ। किसकी? अपनी गर्लफ्रेंड की। अपने घर वालों की नहीं आती? उनकी भी आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आती। तुम्हें किसकी आती है? मुझे अपने एक अंकल की बहुत याद आती है। कभी कभी सोचता हूँ कि मम्मी को उन अंकल से शादी कर ही लेनी चाहिए थी। कौन अंकल? हमारे घर पर एक अंकल आते थे। मेरे पापा अच्छे नहीं थे। जब मैं उनको अंकल बोलती थी तो वो कहते थे पापा बोला करो मुझको। उनकी बेटी मेरे बराबर थी। हम दोनों के लिए बहुत सारी किताबें, खिलौने सब लेकर आते थे। तो शादी क्यों नहीं की मम्मी ने? पापा ने कभी तलाक ही नहीं दिया मम्मी को। अब कहाँ है वो अंकल? तुमने कोशिश नहीं की ढूंढने की? नहीं। क्यों? तुमको ढूंढना चाहिए था उनको। कम से कम तुम रोती तो नहीं। इसलिए नहीं रो रही क्यों ढूंढ नहीं? क्योंकि मिल जाते तो उनकी याद आना बंद हो जाती। संडे शाम को मुझसे बात किया करो। ऐसी थी सुधा। एक वजह तो ये भी थी कि उसके अपने पेरेंट्स की शादी कभी सही नहीं चली। इसके अलावा सुधा वकील थी, तो वो रोज कोर्ट में डिवोर्स देख देख कर शादी को लेकर कभी श्योर ही नहीं हो पाई। उसको शादी से डर लगा था। अपनी ये कहानी सुनाकर चंदन ने सैंपन का एक बड़ा घूंट लिया। पम्मी ने यह सुनकर खामोशी से एक लंबा घूंट लिया। सामने टेबल पर जलती बुझती मोमबत्ती से थोड़ी सी उदासी निकालकर दोनों के चेहरे पर फैल गई। पम्मी ने अपनी उदासी को हाथ से पोंछ कर चंदन से कहा, तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ नहीं आई क्या? नहीं आई। क्या करूं? हर दिन एक जैसा थोड़े होता है। हमेशा एक जैसा तो नहीं होता ना। खैर, इस बारे में अब कोई और बात नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, तुम सुनाओ, तुम्हारी कहानी क्या है?
तुम्हें बताई तो थी मेरी कहानी में इतना इमोशनल, इतना ड्रामा नहीं यार। बस 2 बार घंघोर वाला प्यार हुआ, एक बार प्योर वाला, एक बार प्योर सेक्स वाला। प्योर सेक्स वाला प्यार? आज पहली बार सुन रहा हूँ। क्या फ़र्क होता है दोनों में? कोई फ़र्क नहीं था, दोनों प्योर थे, दोनों बहुत अच्छी बातें करते थे। फिर भी कभी शादी का ख्याल नहीं आया? आया। फिर क्यों नहीं की शादी? शादी का सोचते ही हमारी बातें बोरिंग होने लगती। तुम मानो या ना मानो, लेकिन शादी बाय डिज़ाइन बहुत थोड़ी सी बोरिंग होती है। शादी के बोरिंग होने में दोनों लोगों की कोई गलती नहीं होती। इट्स डिज़ाइन फॉल्ट, यू नो। है तो से तो पूरी ज़िंदगी ही बोरिंग होती है। हाँ होती है, लेकिन मैं शादी वाली बोरियत नहीं चाहती थी। इनफैक्ट मुझे लगता था कि कभी मैंने शादी की भी तो उससे करूँगी जिसकी बातों से कभी बोर ना हो पाओ। फिर तो मिल चुका तुम्हें कोई। वैसे भी हम बातों से नहीं, दूसरे की आदतों से बोर हो जाते हैं। जब कोई ऐसा मिल जाए जिसकी आदतों से बोर ना हो तो झट से कर लेना शादी, या फिर जब किसी के साथ रहते हुए शादी की ज़रूरत ही ना महसूस हो तब करना शादी। क्या लगता है तुम्हें क्या होता है? तुम तो इतनी सारी किताबें पढ़ते हो। प्यार बस एक तरह की आदत है। प्यार के बारे में दुनिया की बाकी सारी डेफिनेशन केवल शो ऑफ है यार। तो तुम अपनी सुधा वाली आदत का क्या करोगे? पता नहीं, नई आदत डालने की कोशिश, और कोई कर भी क्या सकता है। तुम्हें वापस जाना चाहिए। अकेले कैसे मैनेज करेगी वो? हाँ शायद थोड़े दिन में लौट जाऊं। चलो बहुत उदास उदास बातें हो गई। से समथिंग नाइस। मुझे कैफे में एक कमरा तो मिलेगा ना रहने के लिए? हाँ यार, ऐसे भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी कि हम वहाँ खूब सारी किताबें रखेंगे। अगर तुम रुके तो नीचे कैफे में बैठकर बच्चों को कहानियाँ सुनाया करना। मैं भी सुना करूँगी। मुझे पंचतंत्र बहुत पसंद है, हैरी पॉटर भी। मैं रस्किन बॉन्ड सर से भी बात कर लूँगी, उनको बुलाएंगे हम कहानियाँ सुनाने के लिए। इसके बाद दोनों घंटों बैठ के इधर उधर की बातें, दुनिया भर की बातें करते रहे। चैंपन की बोतल खाली हो गई। रात ने बढ़कर घड़ी में 11 बजा दिए। पम्मी और चंदर की पुरानी आदतों ने एक दूसरे में नई आदतें ढूंढना शुरू कर दिया। चंदर और पम्मी क्लब से निकलकर सड़क पर टहलने लगे। अभी वो थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि मसूरी के मौसम ने खुश होकर हवा में धुंध फैला दी। दोनों के टहलने में सुकून थे। ये सुकून फ्यूचर को लेकर नहीं था, बस उस शाम को लेकर था। रास्ते में हनीमून इन पड़ा था तो चंदर ने पम्मी को बताया कि वो हमेशा से यहीं हनीमून मनाने आना चाहता था। थोड़ा आगे बढ़ने पर चंदर का होटल पड़ा तो पम्मी बोली, चलो कमरा दिखाओ अपना। क्या करोगी देखकर? अरे क्यों नहीं देख सकती, क्या पता कमरे में क्या हो। पता तो होना चाहिए कि तुम कौन हो। कमरे से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ? हम अपने कमरे में जैसे दिखते हैं उसी से पता चलता है कि सही में हम कौन हैं। लेकिन तुम्हें तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं कौन हूँ। नहीं पड़ता। फिर क्यों देखना चाहती हो मेरा कमरा? ऐसे ही। ये बोलकर पम्मी ने चंदर के हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़ ली। चंदर के हाथ की छोटी उंगली ने पम्मी के हाथ की छोटी उंगली को गले लगा दिया। चंदर पम्मी को लेकर होटल में आया। रिसेप्शन वाले लड़के ने चंदर को पम्मी के साथ देखकर आंखें मारी और बोला, सर कुछ भी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। कमरे में घुसते ही कमरे ने पम्मी और चंदर को गले लगा लिया। ठीक बाथरूम के दरवाजे के पास पम्मी अपने साथ मसूरी को थोड़ी धुंध साथ ले आई थी और चंदर हनीमून इन पर बनी हुई यादें ले आया था। चंदर पम्मी के सुधा की यादें ढूंढने लगा, पम्मी नई यादें ढूंढने लगी। मसूरी की धुंध पम्मी की चंदर की नई आदतें में पिघलने लगी। कभी कभी करीब आने के लिए बस एक शाम होनी चाहिए होती है बस। अगले हफ्ते चंदर और पम्मी की ज़्यादा बात नहीं हुई। हफ्ते भर में चंदर ने सारी किताबें ख़त्म कर ली। उधर पम्मी कैफ़े का सारा पेपर वर्क निपटा लिया। पम्मी ने चंदर को रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाया। चंदर कैफ़े में पेपर में अपना नाम देखकर चौंका। पम्मी ने पेपर वर्क कुछ इस तरह से कराया था जिससे यह साबित होता था कि चंदर इस कैफ़े का 50% मालिक है। चंदर पम्मी से इसी की वजह पूछी तो उसने हंसकर टाल दिया और बोली, तुम नहीं होते तो मुसाफिर कैफ़े बस आउटलेट में ही रह जाता।
चंद्र कुछ नहीं बोला। जब वो कागज साइन कर रहा था तब उससे सुधा की याद आई। उसको ये बात भी याद आई कि दुनिया में कोई भी ऐसा कागज नहीं जहाँ चंद्र और सुधा के साइन एक साथ हो। चंद्र के साइन करते ही पम्मी बोली, तुम होटल से चेकआउट करके मेरे घर पर आ जाओ। इतना बड़ा महल हो तो नहीं, लेकिन तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद्र ने ना हाँ की ना मना किया। शाम को अपना बैग और किताब लेकर पम्मी के घर पहुंच गया, ये सब सोचते हुए कि कहीं ये सब गलत तो नहीं। जिस दुनिया में ये गलत होता है वो तो वो पीछे छोड़ आया था। फिर उससे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया तो उसको सब कुछ गलत लगने लगा। पम्मी ने चंद्र को अपना कमरा दिखाया। कमरे में ज़्यादा कुछ नहीं था। कमरा चंद्र की जिंदगी जैसा ही खाली था। एक सिंगल बेड, एक टेबल, एक कुर्सी। पूरी शाम चंद्र अजीब सी हालत में रहा। उसने बहुत कम बातचीत की। उसको ठीक वैसा लग रहा था जैसे कि सुधा के उसके घर शिफ्ट होने पर लगा था। ये सब सोचकर उसने पम्मी को फ़ोन लेकर सुधा को कॉल किया। हेलो, मैं चंद्र। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। डिनर कर लिया? हाँ कर लिया। तुमने? अभी नहीं करूँगा। ये नया नंबर है? नहीं, पम्मी का नंबर है। कौन पम्मी? बताऊँगा, लंबी कहानी है। यहाँ मसूरी में मिली। मैंने पम्मी के साथ एक कैफ़े लिया है। तो लौटने का प्लान नहीं है अब तुम्हारा? मतलब पता नहीं, अभी तुम बताओ तो आ जाता हूँ। नहीं, मेरी वजह से मत आओ। डॉक्टर के यहाँ आई थी। वहीं हूँ। इतनी रात में? हाँ। क्या हुआ, तबीयत सही है ना तुम्हारी? तबीयत ठीक है, बताया तो। फिर इतनी रात में हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं हुआ। सुधा बताओ क्या हुआ है? मुझे अबॉर्ट करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया था कि अभी बेबी कैरी करूँगी तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। कब हुआ? आज। इसके बाद दोनों कुछ बोल नहीं पाए। चंद्र को लगा अब जाकर उसका घर छूटा। बिना खाए अपने कमरे में चला गया। उधर सुधा फ़ोन रखने के बाद अपने कमरे में अपने बिस्तर पर चंद्र को बहुत देर तक ढूंढती रही। सुधा ने झूठ बोलकर चंद्र को आज़ाद कर दिया था। वो सही में चाहती थी कि वो अपना पागलपन ढूंढकर जी पाए। अपने इस झूठ के लिए वो भी रात भर रोती रही। उधर चंद्र भी रात भर रोता रहा। दुनिया की सारी उदासी चंद्र और सुधा ने उस दिन आपस में बांट ली थी। जो भी रोते रोते गुजरती रातें वो अगले दिन तक सुबह ज़रूर कुछ अलग लेकर आती हैं। सुबह उठते ही चंद्र ने पम्मी को कहा कि उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, कुछ बना कर खिलाए। न पम्मी ने पिछली रात के बारे में कुछ पूछा और न चंद्र ने बताया। किसी के जाने के बाद बस इस उम्मीद में नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं कि एक दिन सब नॉर्मल दिखने का नाटक करते करते सही में ठीक वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कई चोटें इसलिए निशान छोड़कर जाती हैं ताकि हम सब अपनी गलतियां भूल ना जाएं। गलतियां सुधारनी ज़रूर चाहिए लेकिन मिटानी नहीं चाहिए। गलतियां वो पगडंडियां होती हैं जो बताती रहती हैं कि हमने शुरू कहाँ से किया था। मुसाफिर कैफ़े का काम तेज़ी से शुरू हो गया। चंद्र ने ट्रैक पे जाना शुरू कर दिया था। उसके पास अभी भी साल भर का खर्च निकालने भर की सेविंग थी। तमाम किताबें जिनको वो खरीद के भूल चुका था उसने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया था।